नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मेजर बलवंत का एक मज़ेदार उपन्यास, मौत की शतरंज। मौत की शतरंज। अनजाने ही मैंने महसूस किया जैसे मेरे कदम तेज हो गए हैं। जी हुआ था कि पीछे मुड़कर देखूं, क्या वे अब भी उसी तरह पीछा कर रहे हैं, पर हिम्मत नहीं जुटा सका। मैं जल्दी से जल्दी अपने उस दड़बे नुमा कमरे में पहुंच जाना चाहता था, जिसका किराया पिछले 1 वर्ष से नहीं दे सका था, और मकान मालिक, जिसे मैं लगातार इस आशा में ही लगाए रहा था कि जल्दी ही मुझे मेरे नाना की लाखों की जायदाद मिलने वाली है और मैं सब कुछ एक झटके में चुका सकूंगा, अब अविश्वास की हद तक आ पहुंचा था। इधर कुछ दिनों से मुझे लगने लगा था कि मेरा ये झूठ आगे कारगर नहीं हो सकेगा और किसी दिन मुझे सामान सहित सड़क पर फेंक दिया जाएगा। मैंने काम ढूंढने की कोशिश तेज कर दी थी। मैं पढ़ा लिखा था, पर पढ़ा लिखा होना काम पा जाने के लिए काफ़ी नहीं होता। इसके बावजूद मैंने आशा नहीं छोड़ी थी। रोज़ सुबह सवेरे निकल जाया करता था, शहर में भटकता रहता। इस दौरान मैंने कुछ मित्र भी बनाए थे। इन मित्रों में सिवा एक गोविंद सक्सेना के कोई भी पायदार आदमी नहीं था। बस था, पर मैंने इरादा छोड़ दिया, चाल तेज कर दी। मुझे लगा था कि बीच में उतरकर मैंने बेवकूफ़ी की थी। यहाँ से WEA के मेरे घर तक पहुँचने में मुझे आधे से पौन घंटा तक लग सकता था। सड़कें धीमे धीमे सन्नाटे की गिरफ्त में आने लगी थी और मार्च के बावजूद सर्दी की कंपाने वाली ठंडक शहर के आसमान पर बरस रही थी। मैं तय कर चुका था कि अब पीछे नहीं देखूंगा, पर कब कैसे मेरी गर्दन पीछे मुड़ गई मैं सोच ही नहीं सका। दूर तक सन्नाटा था, फुटपाथ खाली पड़े थे और सड़कों पर सिर्फ इक्का दुक्का कारों, टैक्सियों या बसों का दौरा दौर चल रहा था। वे शायद जा चुके थे। मैंने कुछ निश्चिंतता और हल्कापन महसूस किया। फिर लगा कि उन्हें मालूम हो गया होगा कि वे गलत आदमी के पीछे थे। कई बार ऐसा हो जाया करता है। मैं यह सोचकर खुश भी हुआ कि सारे दिन मुझ जैसे किसी गलत आदमी का पीछा करने की बेवकूफ़ी उछालते रहने के बाद वे भी कम बोर नहीं हो रहे होंगे। साले, मैंने मन ही मन उन्हें एक गाली दी और चाल तेज कर दी। मैंने दिमाग में सारे दिन उबलता रहा ये कड़वा एहसास झटक कर दूर फेंक दिया। उन अगले 2 दिनों के बारे में सोचने लगा, जो आज से कहीं ज़्यादा बोरियत, भूख और तकलीफ से भरे मेरे सामने आने वाले थे। मुझे लगा जैसे मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। किसी कस्बे में पहुंचकर ज़्यादा आसान तरीके से मैं ज़िंदगी काट सकता हूँ। मैं इस शहर को छोड़ दूंगा, मैंने निश्चय किया। पर तुरंत यह निश्चय डगमगा गया। मुझे नादिरा का ख्याल हो आया। दुबली पर बेहद खूबसूरत शरीर वाली नादिरा भी मेरी ही तरह अकेलेपन में जी रही थी। लगभग 2 माह हुए अनायास ही नादिरा से मेरी भेंट हुई थी। वह बहुत कल्पनाशील और महत्वाकांक्षी युवती थी। उसे अपने सौंदर्य पर पूरा विश्वास था और उसकी निश्चित राय थी कि महानगरों में ही इंसान अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। इन नगरों में न सिर्फ दौलत के अंबार लगे हुए हैं, बल्कि इन अंबारों को उपयोग करने और जिंदगी की सुख सुविधाएं लूटने के भी सारे साधन मौजूद हैं। मैं भी कुछ इसी तरह सोचता था, मगर कुछ ही दिनों में मेरी राय उखड़ने लगी थी, इसलिए कि मेरे पास कोई निश्चित काम नहीं था, जबकि नादिरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करने वाले एक छोटे से कारोबारी के यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जगह पाए हुई थी। नादिरा से मेरी मुलाकात इसी कारोबारी के ऑफिस में हुई थी। मुझे सक्सेना ने 15 दिनों के लिए वहाँ काम दिलवाया था। यह काम था उनके इनकम टैक्स के नंबर 2 वाले खाते तैयार करना। इसके एवज में मुझे 500 रुपये मिलने थे। 5 लाख का घपला करने के लिए, हालांकि यह रकम बहुत कम थी, पर मैं भूखमरी और ज़रूरतमंदी के दौर से गुजर रहा था और जानता था कि कड़कों की कोई शर्त नहीं हुआ करती। मैंने चुपचाप ये काम स्वीकार कर लिया था। और जब नादिरा से यहाँ मेरी दोस्ती हो गई तो मुझे लगा था कि ये सौदा घाटे का नहीं रहा। मेरी शामें, जो एक लंबे समय से खाली खाली गुजर रही थी, अनायास ही नादिरा की मधुर हंसी, सुलगा डालने वाली मुस्कान और दिलकश अदाओं से रंगीन हो गई। अक्सर हम लोग मिला करते और सोचा करते कि 1-2 लाख रुपए पा जाने पर किस तरह हम शानदार जिंदगी बिता सकेंगे, पर रुपया किस तरह आएगा, यह हम किसी बार नहीं सोच सके थे। और जब सोचने की कोशिश की थी, हम दोनों ही इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वैसा दिन कभी नहीं आ सकता। खास तौर से इस हालत में जब कम से कम मैं सोचता था कि ईमानदारी और मेहनत आदमी की सबसे बड़ी पूंजी है।
नादिरा मेरे इस आदर्श पर बौखलाने लगी थी। कई बार झल्लाकर वह बोल उठती, ये बोले और नामर्द ख्याल हैं। यही एक ऐसा मुद्दा होता था जहां पहुंचकर अक्सर नादिरा से मेरी नोकझोंक हो जाया करती थी। नादिरा का ख्याल था कि आदमी को दौलत हासिल करने के लिए गलत या सही कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। वह यह भी सोचती थी कि बिना बेईमानी, शरारत और चालाकी के कोई भी आदमी दौलतमंद नहीं हो सकता। इस तरह की बात करते समय अक्सर मैंने देखा था कि नादिरा का चेहरा तमतमा जाया करता था और उसकी सुंदरता की जगह एक अजीब सी कड़वाहट पैदा हो जाती। उसकी छोटी छोटी नीली आंखों में एक बिल्ली जैसी चमक पैदा हो जाया करती, जो उसकी चालाकी और दगाबाजी की खूंखार गवाही दिए होती। मैं कुछ घबरा जाया करता। इसके बावजूद नादिरा मुझे अच्छी लगती थी। उसके करीब होते समय मैं अपने भीतर संगीत की लहरियां महसूस करता था। एकांतों में हाथ डाले हुए घूमते समय मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता। उत्तेजना और आनंद मेरे जिस्म को सिहराए रखते। इस पल नादिरा को याद करके मैंने अपने भीतर उसके मादक स्पर्शों का एहसास किया और गुनगुनाने का जी हो आया। मैं WEA के उस 3 मंजिले मकान के पिछवाड़े बनी हुई सीढ़ियां चढ़ रहा था। पिछवाड़े वाली सीढ़ियां सिर्फ मेरे इस इकलौते कमरे की थी और निचली मंजिलों से इनका कोई रिश्ता नहीं था। करोल बाग की इस उच्च मध्यम वर्गीय कॉलोनी के एकदम छोर पर यह मकान था। इसके फौरन बाद रैगरपुरे का ऐसा इलाका शुरू हो जाता था जो गंदगी, गंवारपन और गरीबी के लिए खूब पहचाना जाता था। एक तरह से मैं रैगरपुरे में ही रह रहा था, पर किसी से अपने पते में यह कहना मुझे अपना हल्कापन महसूस होता। मुझे डर था कि यह पता मेरे भविष्य पर भी असर डाल सकता है, इसलिए मैं जहाँ भी पते की बात आती अपना निवास WEA बतलाता और इस तरह अपने आप को धोखा देकर खुश हो लेता। ऐसी हीन भावनाओं के स्तर पर मैं और नादिरा लगभग समान थे और शायद इसलिए हम अच्छे दोस्त भी थे। सीढ़ियाँ चढ़कर मैं अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने अनुमान से ताला खोलना चाहा और मुझे हल्का धक्का सा महसूस हुआ। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अज्ञात शंका से कुछ परेशान हो उठा, सहम भी गया। कांपते हाथों से मैंने जेब से माचिस निकाली, तिल्ली जलाई। रोशनी के कांपते उजाले में मैंने देखा ताला कुंडे से झूल रहा था। दरवाजों के बीच एक सांस थी। मेरा माथा ठनकने लगा। इसका मतलब है किसी ने मेरे कमरे का ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की है। मैं एक पल सहमा हुआ खड़ा रहा। मैंने अपने कान भीतर की ओर सतर्कता से लगा रखे थे। हो सकता है कि चोर भीतर ही हो और दम साधे हुए मेरे अंदर पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहा हो। भीतर पहुंचते ही वह मुझ पर जोरदार वार करे और भाग खड़ा हो। मैं सतर्क हुआ, अपने आप को संभाला और दूसरी तीली जलाकर हौले से एक कदम आगे बढ़ाया। भीतर कोई नहीं था। मैं सतर्कता के साथ दाएं बाएं देखता हुआ भीतर घुसा। लाइट हुई और अचानक मेरे सिर पर एक जोरदार घूंसा पड़ा। मैं लड़खड़ाया और अपने गंदे अस्त व्यस्त कूड़े करकट से भरे कमरे में आगे की ओर उछलकर जा गिरा। एक पल के लिए मुझे धरती घूमती हुई सी महसूस हुई। मैंने पलकें मूंदकर पीड़ा पी जाने की कोशिश की। मैंने जोरदार खड़खड़ाहट भी महसूस की। फिर पाया कि मेरे चेहरे पर कोई झुका हुआ है। हौले से मैंने आंखें खोली। धुंधलाया हुआ एक दड़ियल चेहरा मुझे अपने चेहरे के करीब लगा। दरवाज़ा बंद हो चुका था। इससे पहले कि मैं संभलूं या उठ सकूं, उस दड़ियल ने गुर्राकर कहा, उठो और खामोशी से उस कुर्सी में धंस जाओ। मैंने कांप कर देखा। उसके हाथ में एक छुरा लपलपा रहा था। जबड़े भींचकर मैंने टीस पी ली और उठ खड़ा हुआ। चुपचाप कुर्सी की ओर बढ़ते हुए मैंने चिढ़कर सवाल किया, तुम लोग चाहते क्या हो? ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है और हम लोग तुम्हें मारना भी नहीं चाहते, पर अगर तुमने हमारे काम में दखल देने की कोशिश की तो तुम्हारी कुछ पसलियां निकालकर तुम्हें थमा दी जाएंगी। मैं भन्ना उठा। यह क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? थोड़ी देर के लिए यह समझ लो कि हम कोई नहीं हैं और ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं जिससे तुम जैसे फटीचर आदमी का कुछ नुकसान हो। दड़ियल ने उसी तरह गुर्रा कर कहा। फिर अपने साथी की ओर मुड़ा। श्यामा, तू अपना काम कर, मैं इसे संभाल लूँगा। दूसरा अधेड़ बदमाश, जिसने जीन्स पहन रखी थी, निश्चिंत भाव से मेरे सामान को उलटने पलटने लगा। उसने मेरी चारपाई उलट डाली, अटैची से एक एक कर कपड़े उछाले,
हवा में हिलाए और फेंक दिए। कूड़ा कचरा ज़्यादा बिखरा दिया। फिर मेरी जेबों की तलाशी भी ली। उन दोनों की आंखों में बेचैनी थी। वे कुछ खोज रहे थे जो उन्हें मिल नहीं रहा था, और मैं बेबस झुंझलाया हुआ सोच रहा था, मुझ मुफलिस के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी उन्हें तलाश है। मैं लाचार था। दड़ियल की खूंखार लाल लाल आंखें मेरी ओर टिकी हुई थी, और मैं समझ चुका था कि यह आदमी मेरी जरा सी हरकत पर सचमुच मेरी आंतें फाड़ डालेगा। अधेड़ जीन्स वाले ने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया था। मुझे लग रहा था कि ये दोनों शैतान पागल हैं। अचानक मैंने कुड़कर कहा, मेरे पास इस रिस्ट वॉच और 2 नई बनियानों के अलावा कुछ भी नहीं है जिसे तुम चुरा सको। तुम लोग गलत जगह आ गए हो। श्यामा एक पल घूमा, कड़वाहट से मुझे देखा, फिर बड़बड़ाया, तुम्हारी सड़ियल रिस्ट वॉच या गंदी बनियान हमें नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए हम लोग खोज लेंगे। तुम अपनी चूहेदानी बंद करो। दड़ियल गरजा। मैं चुप हो गया। वे फिर सामान उलटते पलटते रहे, फिर निराश हो गए। आंखों ही आंखों में जैसे उन्होंने सलाह की कि उनका काम पूरा हो चुका है और वे जो पाना चाहते हैं नहीं पा सके हैं। वे आराम से दरवाजे की ओर बढ़े। श्यामा ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। दड़ियल सीढ़ियाँ उतरने से पहले द्वार पर रुका और बोला, सुनो दोस्त, तुम हमें देख चुके हो और समझ चुके हो कि हम लोग शरीफ बिल्कुल नहीं हैं। शरीफ मैं भी नहीं हूँ। मैंने दांत पीसकर कहा। जी हो रहा था चढ़ूं और मुक्का चढ़कर दड़ियल का जबड़ा तोड़ दूं, पर ऐसा करना बेवकूफ़ी होती। वे हथियारबंद थे, अनुभवी बदमाश भी थे, और 2 थे। तुमसे मिलकर खुशी हुई, दड़ियल ने जवाब दिया। 2 शरीफों की भेंट जितनी खुशगवार होती है, 2 बदमाशों की भी उतनी ही होती है। बहरहाल हम तुम्हें ये बतला रहे हैं कि पुलिस को तकलीफ मत देना, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि वह हमें पकड़ने के बजाय तुम्हें पागलखाने भेज दे। तुम पूछ सकते हो कि पुलिस ऐसी गलती क्यों करेगी, पर मैं तुम्हें बतलाए देता हूँ। तुम जैसे भिखारी के यहाँ चोर होना एक बेवकूफ़ी या पागलपन भरी बात ही हो सकती है। अच्छा, शुभ रात्रि। वह एक झटके से मुड़ा और सीढ़ियाँ उतर गया। मैं भुनभुनाता रह गया। देर तक मैं उसी तरह बैठा हुआ हक्का बक्का सा अपने कमरे को देखता रहा, जो पहले से ही काफ़ी कुछ अस्त व्यस्त था, पर इस समय बेहद बुरी हालत में नजर आ रहा था। फिर इस ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया कि आखिर वे कमरे में क्या ढूंढना चाहते थे। कोई बहुत कीमती चीज़ होनी चाहिए थी, पर वह कीमती चीज़ मेरे कमरे में कहाँ से, कैसे और क्यों होनी चाहिए थी, यह मैं ही क्या, कोई भी समझ नहीं सकता था। मेरा मन हुआ कि इसी पल नादिरा के पास पहुंचूं और सारी घटना उसे सुनाऊं, किंतु उससे भी पहले मुझे यह ज़्यादा ज़रूरी लगा कि यह घटना पुलिस तक पहुंचाना बहुत आवश्यक था। मालूम नहीं उन बदमाशों को किस गलत वहम ने जकड़ लिया था और वे मुझ जैसे आदमी के पीछे लग गए थे। यह सोचते सोचते मैंने एक बीड़ी जलाई और मुझे दड़ियल की चेतावनी भी याद हो आई। मैं रिपोर्ट करूंगा, पुलिस वाले आएंगे और मुझे पर बमक पड़ेंगे, मुझे पागल करार दे देंगे और अकारण परेशान करने पर हो सकता है कि पकड़ भी ले। नहीं नहीं, मैं ऐसा खतरा नहीं उठा सकता था। सच में यह खतरे से कहीं ज़्यादा मूर्खता होती। मैंने इरादा छोड़ दिया। मैं आराम से उसी हालत में बिस्तर बिछाकर लेटा रहा। थोड़ी देर बीड़ी के कश खींचता छोड़ता हुआ करवटें बदलता रहा। जल्दी ही बेचैनी पर मैंने काबू पा लिया। सिर का दर्द भी कुछ हल्का हो गया था। इस समय मुझे विस्की या ऐसी ही किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी, पर मुझ जैसी हैसियत का आदमी इस तरह के नखरे सिर्फ महसूस ही कर सकता था। मैंने सोचा और बीड़ी मसलकर बुझा दी। मुझे लगा कि जो बीत चुका है वह ज़रूर किसी गलत फहमी के कारण हुआ है, और अब जब मेरे इस कूड़ेदान की सफाई की जा चुकी है, तब निसंदेह उन बदमाशों की गलत फहमी दूर हो ही चुकी होगी। मैंने आंखें मूंद ली। जल्दी ही मुझे नींद आ गई। सुबह जागा तो रात की तकलीफ भरी याद ही नहीं। सब कुछ मुझे सूरज की रोशनी में गायब होता लगा। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और तैयार हो गया। घर से निकलने को ही था कि गोपाल सक्सेना आ पहुंचा। उसने कुछ नफरत से मेरे कमरे की गंदगी पर निगाह डाली, फिर दरवाजे पर खड़े खड़े ही बात शुरू कर दी। मैं तुम्हें सिर्फ एक खबर देने आया हूँ। उसने जेब से एक चिट निकाली और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढा है। अगर तमीज, साफ सफाई और सावधानी बरतोगे तो हो सकता है कि ये काम लंबे समय तक के लिए तुम पा सको। इस पते पर जाकर मिल लेना।
ये एक करोड़पति कुमारी युवती है और इसे अपने कारोबार के लिए अकाउंट्स का जानकार एक ऐसा आदमी चाहिए जो फुर्तीला हो, दौरे करके उसके कारोबार की ब्रांचेस का इंस्पेक्शन कर सके। मैंने बात कर ली है, तुम आज 10 बजे के पहले पहले उससे मिल लो। मगर मेरी ये हालत, मैं कुछ सकपका गया। तुम कह रहे हो कि वह करोड़पति है, मुझे इस हालत में पाकर वह माली का काम देना भी पसंद नहीं करेगी। मैंने उसे तुम्हारे बारे में तुम्हारी इस वक्त की हालत बतला दी है, गोपाल सक्सेना ने कहा। तुम्हें सिर्फ उससे मिल लेना है, बाद में बात करेंगे। बैठोगे नहीं? मैंने चिट अपनी जेब के हवाले करके उसकी ओर आभारी नजरों से देखते हुए कहा। तुम एक पल बैठो, मैं चाय मंगवाता हूँ। सक्सेना ने कुछ नाक सिकोड़कर मेरी कमरे की हालत देखी, फिर भुनभुनाकर कहा, ना तो मैं अपने कपड़ों में गंदगी की बू भरना चाहता हूँ और ना ही मुझे कॉरपोरेशन की कचरा गाड़ी में बैठकर चाय पीना पसंद है। इस लड़की अपर्णा से मिलकर मुझे फ़ोन कर देना, मैं चलता हूँ। कहते हुए वह सीढ़ियाँ उतर गया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, गोपाल सक्सेना इसी किस्म का आदमी था। वह बोलचाल में जितना अक्खड़ था उतना ही दिल से मुलायम। मैंने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा उड़खाया और नीचे उतरने लगा। मेरे पास कमरे में लगाने के लिए अब ताला भी नहीं बच रहा था। मैंने चिट निकालकर पता पढ़ा और बस स्टॉप पर जा पहुंचा। लगभग आधा घंटे बाद मैं महारानी बाग, एक पॉश कॉलोनी में था। मुझे अपर्णा राय का पता लगाने में बहुत दिक्कत नहीं हुई। अपर्णा राय इस कॉलोनी में भी अपनी अमीरी के लिए जानी जाती थी। जल्दी ही मैं एक 3 मंजिला भव्य कोठी के सामने था, जिसके चारों ओर काफ़ी बड़ा लॉन और बगीचा था। एक और कई गैरेज बने दिख रहे थे। फाटक पर 2 चौकीदार झकाझक सफ़ेद वर्दी पहने खड़े थे। माली कई थे और बगीचों की देखभाल में जुटे हुए थे। मैं कुछ सहमते हुए फाटक पर पहुंचा। मैंने चौकीदार को, जो अधेड़ उम्र का था, बतलाया कि मैं मिस राय से मिलना चाहता हूँ। उसने एक नोटबुक मेरे सामने ला रखी। मैंने लिखा, मोहन मुखर्जी मार्फत गोपाल सक्सेना। चिट उसे थमाकर मैं प्रतीक्षा करने लगा। यह वैभव जाहिर करता था कि मैं बेशक करोड़पति के यहाँ आ पहुँचा हूँ। मैं अपने आप को कोस रहा था। अगर पिछली कमाई से मैंने अच्छे पैंट बुशर्ट बनवा लिए होते तो आज मेरी ये जवान उम्र और सांचे में ढला बदन सलीके का लगता और मेरा व्यक्तित्व निखर कर आता। पर इस समय ऐसा लग रहा था जैसे किसी हैंगर पर कुछ पुराने गीले कपड़े झूल रहे हों। चौकीदार आ पहुंचा था। जाइए। किधर? मैंने पूछा। आप आगे बढ़िए, आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा जहां मालकिन बैठी है। मैं कुछ सहमता हुआ भीतर घुसा। एक अधेड़ आदमी मुझे अपने साथ ड्राइंग रूम तक ले गया। मैं कुछ सिरपिटा गया था। मेरे 24 रुपये वाले जूतों के नीचे कम से कम 24,000 का कालीन था। मुझे अपने गीले गंदे झूले झाले कपड़ों के साथ जिस सोफ़ा कुर्सी में धंस जाना था वह शायद 4,000 की होगी। मैं पूरी तरह हीन भावना से भर उठा। ड्राइंग रूम में संगमरमरी दीवारें थी, शानदार कालीन पड़े हुए थे। झाड़ फानुसों के अलावा आदमकद शीशों वाली खिड़कियां, जिन्हें दरवाजे कहा जाना उपयुक्त होगा, रेशमी पर्दों से सजी हुई थी। बेशक मैं एक सपना देख रहा था, अपने लिए नहीं, अपने मालिक के लिए। मैं इस तरह के किसी अमीर मालिक की नौकरी में पहुंच सकता हूं। यह भी मेरे लिए सपने जैसी बात थी। मुझे लगा कि अपर्णा नाम की करोड़पति लड़की अभी आएगी और मुझे नौकरों से उठवाकर बाहर फिकवा देगी और बाद में नौकरों को हिदायत दी जाएगी कि कीटाणुनाशक लाइफ बॉय से अपने हाथ धो ले। उस सारी जगह पर फिल्ट छिड़का जाएगा जिन जगहों से गुजरकर मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि अचानक सामने वाले शानदार रेशमी पर्दे पर कुछ बिजली की किरणें चमकी और एक बेहद खूबसूरत युवती प्रकट हुई। मैं खड़ा था। मैंने हाथ जोड़ दिए, मुंह से बोल नहीं फूटे। युवती, जिसका बदन संगमरमर की तरह ही चमकदार था, गुलाबी रेशमी मैक्सी पहने हुए सामने थी। उसके गले में हीरों की दमदमाती हुई नेकलेस पड़ी थी। बाईं कलाई में नन्ही नाजुक पर चमकती हुई सोने की घड़ी थी। मैं उसे देखता ही रह गया। वह धीमे से मुस्कुराई। फिर एक अदा से उसने मैक्सी को जांघ के पास छुआ, ऊंचा किया और मेरे सामने सोफे में धंसती हुई बोली, तो आप मिस्टर मुखर्जी हैं? उसने धीमे पर संगीत भरे स्वर में बुदबुदाकर कहा। मुझे लगा जैसे मैंने उस युवती को कहीं देखा है, बात भी हुई है, पर कहाँ? गोपाल सक्सेना ने कहा था। तभी मुझे कहना पड़ा,
बैठिए, वह बोली। मैं बैठ गया। मुझे लगा कि इस तरह खड़े रहकर मैंने अपने आप को छोटा कर लिया है। मेरी मुफलिसी एक अलग बात हो सकती थी, पर मुझे यह कभी नहीं भूलना था कि मैं एक बढ़िया, गठीले, आकर्षक शरीर का मालिक भी हूँ। मैंने तय किया कि अब इस तरह सिट पिटाकर अपनी कंगाली को ज़्यादा छलनी नहीं करूँगा। मुझे मालूम हुआ है कि आपके यहाँ एक अकाउंट्स ऑफिसर की ज़रूरत है। मैंने बीकॉम किया है, बेकार हूँ। आप जानती ही होंगी कि इस देश में वे लोग काबिलियत के बावजूद बेकार होते हैं जो पायदार नहीं होते। मेरा कोई राजनीतिक, सामाजिक बड़ा आदमी परिचित या रिश्तेदार नहीं है, और मुझे सक्सेना ने आपके बारे में सब बतला दिया है, अपर्णा ने कहा। मुझे मालूम है कि आप बातचीत में तेज तर्रार हैं। मुझे यह भी मालूम है कि इससे पहले आप यहाँ वहाँ छोटे मोटे अकाउंट्स के काम करते रहे हैं। मैंने आपके स्वभाव के बारे में भी पता कर लिया है। मैं संतुष्ट हूँ। मैं चुप हो गया। मुझे यही ठीक लगा। मैं समझ चुका था कि इस लड़की को मैं बेकार ही प्रभावित करने की चेष्टा कर रहा हूँ। वह बहुत सुलझी हुई, तेज और समझदार नजर आ रही थी। उसकी कंटीली आंखों में हर पल सतर्कता झांकती दिखती थी। अपर्णा ने हौले से सिगरेट बुझाई और उसे ऐश ट्रे में ठूंसती हुई बोली, आपको अस्थायी तौर पर रखा जा रहा है। आपकी तनख्वाह 1,500 रुपया माहवार होगी। आप सेक्रेटरी से मिल लीजिए, वह आपको कुछ पैसा एडवांस कर देगा ताकि आप अपने लिए कपड़े बनवा सके। मैं समझती हूँ कि इस सारी तैयारी में आपको आज दोपहर खर्च करनी होगी। इसके बाद आपको रात 8 बजे की फ़्लाइट से कोचीन जाना है। वहाँ एक प्राइवेट शिपिंग कंपनी में मेरे कुछ शेयर हैं। आपको अगले 2 दिनों वहाँ हिसाब किताब देखना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको खबर जाएगी और आप आ जाएंगे। वहाँ के हमारे ऑफिसर के लिए आपको एक पत्र भी सेक्रेटरी से मिल जाएगा। आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। वह अचानक उठ खड़ी हुई। मैं कुछ कह भी नहीं सका। उसने एक पुकार लगाई, बाबुल। एक किशोर आ खड़ा हुआ। अपर्णा ने कहा, इन साहब को गांगुली बाबू के पास ले जाओ। फिर वह तेजी से अपने कमरे में समा गई। मैं एक पल के लिए सकपकाया सा खड़ा रह गया। जब बाबुल ने मुझे चलने के लिए कहा तो मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। 1,500 माहवार और ये साधन, इतना सब मेरी कल्पना से परे था। मैं सुन देखकर भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं एक तिलिस्म में गुजर रहा हूँ, पर यह तिलिस्म नहीं था। अगले 4 घंटों में ही साबित हो गया। गांगुली बाबू ने सारा कुछ इंतजाम मशीनी ढंग से किया था। ट्रैवलिंग एजेंसी को फ़ोन करके मेरा एयर टिकट भी मंगवा दिया था और 1,000 रुपया खर्च के लिए थमाने के बाद उठ खड़े हुए थे। इस सारे दौर में मैं हक्का बक्का सा बैठा रहा था। जब मैं महारानी बाग से लौटा तब मुझे सब कुछ एक नशे में डुबोए दे रहा था। मुझे लग रहा था कि भगवान इसी तरह छप्पर फाड़ता होगा। कहावत ठीक है। मैंने नादिरा से एरोड्रम पर मिलने के लिए कहने का विचार किया था। अपने कपड़े टेलर के यहाँ से लेकर, जिसे गांगुली बाबू ने ऑफिस में बुलाकर ही नाप दिलवा दिया था। मैं घर लौटा और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस समय हैरान रह गया जब मैंने देखा कि मेरे कमरे की लाइट जली हुई थी, और जब मैं कमरे के द्वार पर पहुंचा तब यह देखकर और भी हक्का बक्का गया कि एक खूबसूरत युवती जल्दी जल्दी मेरे कचरेनुमा सामान को उसी तरह लोट पलट रही थी जैसा बदमाशों ने किया था। कौन हो तुम? मैं लगभग चिल्ला पड़ा। वह घबरा कर मुड़ी। सामने अपर्णा थी। कुछ पलों के लिए आश्चर्य, अविश्वास और घबराहट से मैं बुरी तरह परेशान हो गया। मेरे सामने जो लड़की खड़ी है, क्या वह अपर्णा ही है? वह अपर्णा ही थी, 100% अपर्णा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी तैयारी कर सकोगे। मैं भी तुम्हारे यहाँ होने की उम्मीद नहीं कर सकता था, मैंने कहा और आगे बढ़कर अपना सामान एक ओर रख दिया। वह कुर्सी में धंस गई। उसकी आंखों में निराशा और बेचैनी थी, पर मैं देख रहा था कि वह उन युवतियों में से है जो अनायास ही थकना या परेशान होना नहीं जानती। मैं सोचता था कि वह बिना कोई स्पष्टीकरण दिए फौरन यहाँ से चली जाएगी, पर वैसा नहीं हुआ। मैंने जेब से शानदार सिगरेट केस निकाला और एक सिगरेट सुलगा ली। एक टक उसे देखता रहा। कुर्सी में धंसी हुई वह खामोश निगाहों से मेरे कमरे की धूल भरी धरती को सैंडल से कुरेद रही थी। यह सब क्या है और क्यों हो रहा है? मैं बड़बड़ाया। तुम्हारे भेजे दोनों बदमाश कई रात मेरे कमरे को बहुत गड़बड़ कर चुके हैं। उन्होंने मुझे भी चोट पहुंचाई थी।
वे मेरे आदमी नहीं थे। यानी तुम कहना चाहती हो कि मेरा कमरा कारू का खजाना है जिसे लेकर दसियों गिरोह अपनी जासूसी कार्यवाही कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुड़ गया था। उसे चोर की हैसियत से अपने कमरे में पाने के बाद मैंने महसूस किया था कि मैं आसानी से उस पर हावी हो सकता हूँ, और मैं ऐसा ही कर रहा था। मैंने उसके लिए आप कहना फौरन बंद कर दिया था, और मेरी आवाज़ में शिष्टता की जगह एक खास तरह की अवहेलना का भाव पैदा हो गया था। बेशक तुम्हारा कमरा कारों का खजाना बन गया है, देर बाद वह बोली, और अगर तुम जैसे आदमी को 1,500 रुपये की शानदार नौकरी, सुविधाएं, आराम दिया गया है तो महज इसलिए नहीं कि तुम कोई बहुत काबिल और खूबसूरत आदमी हो, बल्कि सिर्फ इसलिए कि अनायास ही सही तुम्हारे हाथ एक ऐसी चीज़ लग गई है जो किसी का करोड़ों का हक मार सकती है और किसी की झोली में करोड़ों रुपए गिरा सकती है। मेरी उंगलियों में जकड़ी सिगरेट कांपने लगी और मैं उसकी तरफ इस तरह देखने लगा जैसे वह पागल हो गई है, और पिछले 24 घंटों से मेरे साथ जो कुछ घटता रहा है महज पागल खाने का एक दिन है जिसमें घटनाओं के बेतुकेपन का एक सिलसिला लगा होता है। सहसा अपर्णा उठ खड़ी हुई। उसका खूबसूरत जिस्म एक इंद्रधनुष की तरह मेरे सामने कौंध गया। उसने कहा, आओ मेरे साथ, मैं समझाती हूँ कि अब व्यर्थ के घुमाव फिराव के बजाय हमें सीधे काम की बात पर आ जाना चाहिए। मैं हटा नहीं, उसकी ओर भौचक्का सा देखता रहा। सच तो यह था कि जिस तरह पिछले घंटों में यह सब घटता रहा था मुझे दिमागी तौर पर पूरी तरह झकझोर गया था। अब मेरी हालत कुछ ऐसी थी जैसे यही दौर अगर थोड़ी देर और चला तो मैं माथा पीटता हुआ अपने कपड़े फाड़ लूँगा, पागल हो जाऊँगा। आओ, उसने कहा, और मैं उसके साथ हो गया। अपर्णा की आवाज़ और निगाहों में अजब सी हिप्नोटाइज करने वाली कोशिश थी। मैंने बाहर आकर ताला लगाया। अब ये कमरा ताला लगाने लायक हो गया था और ताला खरीदने के पैसे भी मुझे मिल चुके थे। सीढ़ियाँ उतरकर हम लोग सड़क पर आए। उसने अपनी शानदार प्लेमाउथ कार मेन रोड पर कुछ मुड़कर खड़ी कर रखी थी। उसने मुझे अपने करीब ही अगली सीट पर बैठाया और कार दौड़ पड़ी। मेरी फ्लाइट का वक्त निकला जा रहा है, मैं बुदबुदाया था। मुझे मालूम है, वह बोली। सधे हाथों से सड़क पर कार दौड़ाते हुए उसकी आंखें बैक मिरर पर टिक टिक जाती। सहसा उसने कहा, वे पीछे हैं। कौन? मैं चौंक गया। शायद वे दोनों बदमाश, अपर्णा ने कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। काफ़ी दूर कुछ रोशनियां नजर आई। मेरे शरीर में सिहरन सी हुई। उस दड़ियल शैतान और उसके साथी के चेहरे आंखों के सामने नाच गए। अचानक मैं फिर से बड़बड़ा उठा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आ जाएगा, वह बोली, फिर खामोश हो गई। लगभग 20 मिनट बाद हम लोग होटल अशोका के एक कॉरिडोर से गुजरते हुए कालीनों पर चल रहे थे। एक कमरे के पास हम आ ठहरे। पीछे चले आए वेटर ने दरवाज़ा खोला। हम भीतर जा पहुँचे। कोई और वक्त होता तो यह सब मेरे लिए बहुत सुहावने सपने का आनंद देता, पर जिन स्थितियों में ये सब गुजर रहा था मेरे लिए बेहद तकलीफ दे और थका डालने वाला था। मैं सोचने लगा था कि मैं यह काम छोड़ दूंगा। इस तरह सिर तुड़वाने और बीच बीच में मखमल पर तैरने वाली ये दोहरी जिंदगी मुझे रास नहीं आएगी। अपर्णा आराम से बेड पर लेट गई। उसने वेटर को, जो शायद ऑर्डर की प्रतीक्षा में खड़ा था, एक नज़र देखा और मुझसे सवाल किया, मेरा ख्याल है कि तुम बियर पीना पसंद करोगे। मैंने सिर्फ उसे देखा। अपर्णा ने वेटर से कहा, ये मेरी कार की चाबी है, नंबर HL11। एक प्लास्टिक के थैले को उसमें से निकाल लाओ। बाद में वेजिटेबल सैंडविचें और कुछ काजू भी ले आना। वेटर चला गया। मैं सिगरेट सुलगाकर इस सब के साथ सहज होने की कोशिश करता हुआ आराम कुर्सी में धंसा रहा। वेटर के जाते ही अपर्णा ने उठकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर बोली, मैं तुम्हें एक सौदा करने के लिए यहाँ लाई हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम समझदार आदमी हो और चाहोगे कि रैगरपुरे की बदबू से निकलकर किसी पॉश कॉलोनी में आ जाओ। तुम यह भी चाहते होंगे कि जिस कमरे में तुम बैठे हुए हो उसमें आगे भी कभी कभी आ सको। करोड़ों लोग इसी तरह चाहते हैं और बेशक तुम उनसे अलग नहीं हो सकते। हाँ, मैं उनसे अलग नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया। फिर कुछ कड़वाहट के साथ बात पूरी की। उन करोड़ों में मुझसे भी बेहद खूबसूरत और जवान लोग हैं। तुम उनसे सौदा क्यों नहीं कर लेती? तुम ठीक कह रहे हो, पर हमारे यहाँ कहावत है
कि कभी कभी ही बिल्ली के भाग से छींका टूटता है और इत्तेफाक से तुम वह बिल्ली हो जिसके भाग में छींका टूट चुका है। अपर्णा ने एक और रखे मेरे सिगरेट केस से सिगरेट निकाली और जला ली। अच्छा यही है कि हम बेकार की बातें ना करें। सहसा वह खामोश हो गई, एक पल थमी। उसकी आंखें खास तरह छोटी हुई। शायद बात शुरू करने से पहले वह शब्दों को नापने की कोशिश कर रही थी और मुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं एक ऐसी लड़की के सामने बैठा हुआ हूँ जो हिम्मत, समझ और शातिरपने में मुझसे जरा भी कम नहीं है, और मैंने यह समझ भी लिया था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।